हेलो मेरे दोस्तों, क्या लोन को डिफॉल्ट करने पर जेल हो सकती है? आइए समझते हैं आज हम इस वीडियो से। तो दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। दोस्तों अक्सर लोगों के मन में ये एक सवाल होता है कि अगर हमने हमारे पर्सनल लोन को या होम लोन को अगर डिफॉल्ट कर दिया तो क्या हमें जेल जाना होगा? का सिंपल सा आंसर है नहीं। देखिए दोस्तों, लोन को डिफॉल्ट करना एक सिविल ऑफेंस है और एक क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। हम यहाँ पर किसी का खून नहीं कर रहे हैं कि हमें जेल जाना पड़े, ये एक सिविल ऑफेंस है। तो यहाँ पर क्या प्रोसीजर होता है, आइए समझते हैं एक एक करके। अब हम इस प्रोसीजर को समझे उससे पहले तो हमें ये समझना होगा कि लोन किन प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के लोन होते हैं, एक होता है सिक्योर्ड लोन और एक होता है अनसिक्योर्ड लोन। अब अगर हम अनसिक्योर्ड लोन की बात करें तो जैसे क्रेडिट कार्ड लोन इज अ अनसिक्योर्ड लोन, जहां पर आपका कोई एसेट बैंक के पास गिरवी नहीं होता। अगर हम बात करें एजुकेशन लोन की तो ये एक है अनसिक्योर्ड लोन, जहां पर अगर डिफॉल्ट किया तो बैंक आके आपकी डिग्री आपसे छीन नहीं सकती है, राइट। तो यहां पर ये है कुछ एग्जांपल अनसिक्योर्ड लोन्स के। अब अगर हम बात करें सिक्योर्ड लोन्स की तो एक होता है आपका होम लोन, कार लोन, गोल्ड लोन। ये एक ऐसा लोन होता है जहां पर बैंक के पास एक एसेट गिरवी होता है कि अगर आपने डिफॉल्ट कर दिया तो बैंक जो है आपका एसेट बेचकर अपने पैसे वसूल कर सकता है। तो ये हुआ सिक्योर्ड लोन। अब हम समझते हैं कि लोन को डिफॉल्ट करने पर क्या होगा। तो पहले हम समझते हैं सिक्योर्ड लोन अगर आपने डिफॉल्ट किया, जैसे कि खास करके होम लोन अगर आपने डिफॉल्ट किया तो क्या होगा। देखिए दोस्तों, अक्सर जब लोग लोन लेते हैं तो लोगों के मन में ये नहीं होता है कि हम इस लोन को डिफॉल्ट करेंगे। कोई भी बेईमानी करना नहीं चाहता है बैंक के साथ। ज्यादातर लोग अच्छे ही होते हैं। मिडिल क्लास लोगों के मन में एक डर होता है लॉ का, और वो पूरी कोशिश करते हैं कि वो अपने लोन की ईएमआई समय से भरेंगे। लेकिन कई बार कुछ ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है जहां पर ना चाहते हुए भी सामने वाला इंसान जो है अपने लोन की भरपाई नहीं कर पाता है, जैसे कि जॉब चले जाना और नई जॉब नहीं मिलना, या तबीयत में कोई खराबी हो पाना जिसके कारण काम पर नहीं जा पाना। और ऐसी सिचुएशन में जहां पर लोग चाहते हैं कि हम ईएमआई भरे, लेकिन सिचुएशन उनके कंट्रोल में ही नहीं होती है और वो ईएमआई नहीं भरते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अगर मान लीजिए किसी के पास होम लोन है और अगर वो होम लोन नहीं भर पाता तो बैंक क्या करेगी? क्या उस इंसान को उठाकर जेल में डाल देगी? नहीं, ये नहीं अलाउड है। तो सबसे पहले जो है, अगर एक महीने का ईएमआई अगर किसी इंसान ने नहीं भरा तो उस इंसान को एक नोटिस जाएगा बैंक की तरफ से एज अ रिमाइंडर कि आपने इस महीने का ईएमआई नहीं पे किया है, कृपया करके इस डेट के पहले पे कर दीजिए। अब दूसरा महीना भी अगर नहीं पे किया तो दूसरा नोटिस जाएगा। अगर तीसरा महीना भी पे नहीं किया तो यहां पर आपके लोन को एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट मार्क कर दिया जाएगा बैंक के रिकॉर्ड्स में। अब यहां पर थोड़ी डरने वाली बात हो जाती है, क्योंकि तुरंत ही जो है बैंक आपको डिफॉल्टर मार्क करेगा और आपके लोन को जो है सिविल में रिपोर्ट किया जाएगा कि भाई इस इंसान ने लोन को डिफॉल्ट किया है। यानी सबसे पहला नुकसान जो आपको होगा वो ये होगा कि आपका सिविल स्कोर जो है वो तुरंत रिड्यूस हो जाएगा। दूसरा, बैंक आपको एक 60 डेज फाइनल नोटिस भेजेगा। अब इस नोटिस के दौरान जो है बैंक बहुत ही कड़े कदम उठाएगा, जिसमें सबसे पहले तो जो है बैंक आपके होम पर फोरक्लोजर यानी होम को ऑक्शन की तैयारी करना शुरू करेगा और बैंक आपको समय देगा कि आप अपना केस बैंक के सामने प्रेजेंट कीजिए। आपको बैंक का एक ऑफिसर असाइन किया जाएगा जहां पर आपसे एक सफाई मांगी जाएगी कि आप क्यों लोन की ईएमआई नहीं पे कर पा रहे हो, क्या आपको कोई इशू है। और अगर बैंक को लगा कि आपका केस जेन्युइन है तो आपको बैंक 7 दिन के अंदर एक लेटर भेजेगा कि उनको आपका केस जेन्युइन लगा और वो आपका केस कंसिडर करने के लिए तैयार है। लेकिन अगर बैंक को लगा कि ये विल इशू है, आप जानबूझकर जो है होम लोन को पे नहीं कर रहे हो, तो इस केस में जो है बैंक आपको इंटीमेट कर देगा कि हमने आपका केस जो है एक्सेप्ट नहीं किया है। अब मान लीजिए कि किसी के केस में ये बैंक वालों ने केस को एक्सेप्ट नहीं किया, तो नेक्स्ट प्रोसीजर बैंक क्या करेगा? बैंक जो है एक न्यूज़पेपर में आपके घर के ऑक्शन का जो रिजर्व प्राइस है वो और ऑक्शन की डेट को पब्लिश करेगा। और बैंक इस समय पर आपको बैंक की तरफ से आपको जो है बताया जाएगा कि आपकी प्रॉपर्टी को जो है कितने में ऑक्शन करने वाले हैं, यानी रिजर्व प्राइस कितना है और ऑक्शन डेट क्या है। अब इस दौरान अगर आपको लगता है एज अ डिफॉल्टर, अगर आपको लगता है कि जो रिजर्व प्राइस है, जो ऑक्शन की प्राइस है वो सही नहीं है, तो ये आपका राइट होता है कि आप इसके अगेंस्ट जो है बैंक के साथ बात करो और आप इसको चैलेंज कर सकते हो। अब ये जो पूरा प्रोसीजर होता है, ये जो 60 डेज का नोटिस भेजा जाता है, ये एक एक्ट के तहत होता है विच इज कॉल्ड एज SARFESI। SARFESI एक्ट ये क्या होता है? देखिए दोस्तों, 2000 के पहले तक अगर कोई डिफॉल्ट करता था
तो बैंक को जो है केस करना पड़ता था कोर्ट में, फिर सुनवाई के लिए रुकना पड़ता था और ये प्रोसीजर बहुत लंबा हो जाता था। तो 2002 के बाद ये एक्ट पास की गई है। इस एक्ट का पूरा नाम है सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट। तो बेसिकली बैंक के पास अब ये एक राइट दे दिया गया है कि अगर कोई डिफॉल्ट करता है तो 60 डेज के बाद आप उस प्रॉपर्टी को ऑक्शन करने की तैयारी शुरू कर सकते हो। आपको उस डिफॉल्टर के अगेंस्ट कोर्ट में केस वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मान लीजिए 60 डेज भी पूरे हो गए, 30 डेज हो गया, ऑक्शन भी हो गई प्रॉपर्टी की। अब ऐसे में अगर मान लो बैंक आपके लोन से ज्यादा का अमाउंट रिकवर कर पाई तो अपने चार्जेस वगैरह काटने के बाद, ऑक्शन चार्जेस जो वो एक लॉयर हायर करेंगे, ये सारा कुछ चार्जेस काटने के बाद और जो प्रॉपर्टी से उनको प्राइस मिलेगा, अगर फिर भी कुछ पैसे बच गए तो बैंक जो है आपको पैसे लौटा देगी। अगर इस केस में उल्टा हुआ, मान लीजिए कि किसी कारण से प्रॉपर्टी उतना प्राइस फेच नहीं कर पाई जितना कि लोन है, चार्जेस वगैरह काटने के बाद बैंक ने अपनी जेब से पैसे भरे हैं, तो ये केस में अगेन आपके सिबिल में भी ये हिट करेगा और आपके सिबिल में ये दिखेगा। तो बेसिकली ये पूरा प्रोसीजर है कि अगर आप एक सिक्योर्ड लोन, खास करके अगर आप होम लोन पे डिफॉल्ट करते हो तो क्या होगा। तो आइए अब हम समझते हैं कि अगर कोई इंसान पर्सनल लोन लेता है जो कि अनसिक्योर्ड लोन है, जबकि बैंक के पास कोई एसेट गिरवी नहीं है, तो अब यहां पर तो बैंक कुछ बेच भी नहीं पाएगा। तो ऐसे में बैंक क्या प्रोसीजर फॉलो करता है। अब दोस्तों इसे समझे उससे पहले, क्या आपको पता है दोस्तों कि ज्यादातर लोग लोन क्यों लेते हैं? क्योंकि उनके पास उनका कोई फाइनेंशियल प्लान नहीं होता है, वो बस रैंडमली लोन ले लेते हैं। लेकिन कोई लोग अगर लोन ले भी लेते हैं तो वो क्यों मैनेज नहीं कर पाते हैं? क्योंकि अगेन फाइनेंशियल प्लान ना होने के कारण वो उस लोन को सही से मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों अगर आप ये समझना चाहते हैं कि अगर आप कोई बहुत बड़े कर्जे में है तो उस कर्जे को कैसे मैनेज करना है, अगर आप ये समझना चाहते हैं कि आपको रिटायरमेंट के समय पे कितना पैसा चाहिए होगा, आपके बाकी गोल्स जैसे कि वेकेशन करना, घर खरीदना, कार खरीदना, बच्चों की हायर एजुकेशन, इन गोल्स के लिए आपको कितना पैसा चाहिए होगा, और अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाकर ये सारी चीजें समझना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं आपकी स्क्रीन पर आए हुए नंबर पर अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। चलिए तो अब हम समझते हैं कि अगर पर्सनल लोन पर कोई इंसान डिफॉल्ट करता है तो क्या होता है। अगेन यहां पर भी सेम लॉजिक एप्लीकेबल होता है। अगर पहले महीने पे नहीं किया तो बैंक नोटिस भेज देगी, दूसरे महीने पे नहीं किया, लेकिन अगर तीसरे महीने भी पे नहीं किया तो अगेन बैंक आपके लोन को एज अ एनपीए मार्क करेगा। अब दोस्तों यहां पर सिचुएशन थोड़ी बुरी हो सकती है। आपके घर पर रिकवरी एजेंट को भेजा जाएगा, आपको बैंक वाले नोटिस भेजेंगे। तो दोस्तों रिकवरी एजेंट के साथ भी आपके कुछ राइट्स होते हैं, जैसे कि रिकवरी एजेंट जो है आपके साथ बदतमीजी नहीं कर सकते, आपके साथ हाथापाई नहीं कर सकते, आपको गाली गलौज नहीं कर सकते हैं। अगर आपके कोई घर वाले हैं तो घर वालों के साथ वो बात ही नहीं कर सकते हैं अनलेस कि आप अवेलेबल नहीं है, तो घर वालों के साथ भी वो बदतमीजी नहीं कर सकते, आपको धमका नहीं सकते। और रिकवरी एजेंट अगेन सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक के बीच में ही आपके पास आ सकते हैं। तो ये कुछ रूल्स है, ये कुछ राइट्स है, लेकिन अगर आपको मैं असलियत बताऊं तो ये कुछ भी चीजें फॉलो नहीं होती है। बैंक वाले जो रिकवरी एजेंट है यूजुअली रूल ये भी कहता है कि वो इंडियन बैंकिंग इंस्टीट्यूट से जो है सर्टिफाइड होना चाहिए वो रिकवरी एजेंट। लेकिन नॉर्मली ऐसे केसेस सामने आते हैं जहां पर रिकवरी एजेंट्स आज भी काफी बदतमीजी करते हैं। तो दोस्तों अगेन यहां पर रिकवरी एजेंट आपके घर पे आएगा, लेकिन अगेन आपको एक चीज समझनी है कि ये सिचुएशन अच्छी नहीं होती है। रिकवरी एजेंट आपके घर पे आए, आपके अड़ोस पड़ोस वाले देखे, ऐसी वाली सिचुएशन में आपको नहीं पड़ना चाहिए, ये बहुत ही बुरी सिचुएशन होती है। तो अब ये तो हमने समझ लिया कि बैंक की तरफ से क्या एक्शन होती है सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन के केस में। तो आइए अब हम समझते हैं कि आपको क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए अगर कोई ऐसी सिचुएशन में आप फंसे हुए हैं। तो सबसे पहले तो आप प्रोएक्टिवली अपनी बैंक के पास जाइए। देखिए दोस्तों यहाँ पर बैंक का पैसा फंस गया है तो बैंक वाले भी ये नहीं चाहते कि उनका लोन डिफॉल्ट हो, तो वो भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे आपको हेल्प करने की। तो आप पहली बात तो ये अज्यूम मत कीजिए कि बैंक वाले हमें हेल्प नहीं करेंगे और हम बुरे साबित हो जाएंगे। नहीं, आप बैंक के पास जाइए, आप जाके उनको अपना सिचुएशन समझाइए कि देखो भाई ये हमारा सिचुएशन है, हम तो लोन पे करना चाहते हैं लेकिन हमारा ऐसा कुछ हो गया है, हमारा जॉब चला गया है या घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई है। अब ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले तो आपको बैंक क्या ऑप्शन दे सकता है कि आप अपने ईएमआई को कम कर दीजिए दो तरीके से। पहला तरीका ये होगा कि आप अपने लोन का टेन्योर बढ़ा दीजिए। अगर आप लोन का टेन्योर बढ़ाएंगे तो खुद ही जो है आपका ईएमआई कम हो जाएगा, तो आप शायद वो ईएमआई अफोर्ड कर पाओ। यह है पहला ऑप्शन।
दूसरा ऑप्शन बैंक आपको क्या देगा, खास करके पर्सनल लोन जो कि अनसिक्योर्ड लोन है, बैंक आपको कहेगा ठीक है क्या आपके पास कोई गोल्ड पड़ा हुआ है, तो आप एक काम करो, आप बैंक के पास गोल्ड रख दो, आप गोल्ड लोन लेके पर्सनल लोन को पे कर दो। तो यहाँ पे गोल्ड लोन क्योंकि सिक्योर्ड लोन हो जाता है, आपका इंटरेस्ट रेट अगेन यहाँ पे कम हो जाता है। तो ये कुछ तरीके हैं जो बैंक आपको बताएगा और आप अपनी ईएमआई को कम कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप बैंक को कहो कि क्या कोई ऐसा तरीका है कि कुछ महीनों तक, नॉर्मली जब आप ईएमआई पे करते हो तो आपका इंटरेस्ट और प्रिंसिपल पेमेंट जाता है, तो आप बैंक को कहो कि क्या कोई ऐसा तरीका है जहां पर कुछ महीनों तक मैं सिर्फ इस लोन का इंटरेस्ट ही पे करूं। प्रिंसिपल और इंटरेस्ट में से अगर आप प्रिंसिपल निकालो तो आप सिर्फ अभी इंटरेस्ट ही पे करोगे बैंक को, तो ये सेकेंड ऑप्शन हो सकता है। तीसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि आप बैंक से कहो कि हमें मॉरेटोरियम पीरियड दे दो, हमें हॉलीडे पीरियड दे दो, कि जहां पर 6-8 महीने जब तक कि हम दूसरा जॉब नहीं ढूंढ देते हैं, जब तक कि हम मेडिकल इमरजेंसी से बाहर नहीं आ जाते हैं, तो हम जो है 6 महीने तक आपको ईएमआई नहीं देंगे। तो क्या ये चलेगा? नॉर्मली आपको इस केस में थोड़ा ध्यान रखना होता है कि जब बैंक को आप ईएमआई नहीं पे करते हो 6 महीनों तक, तो देखिए दोस्तों, बैंक कोई चैरिटी नहीं कर रहा है। उस 6 महीने के दौरान जो भी ब्याज होता है, जो बैंक को आइडली आपसे कलेक्ट करना चाहिए था, उस ब्याज को आपके प्रिंसिपल अमाउंट में दोबारा से ऐड कर दिया जाता है। यानी चांसेस ये है कि इस केस में जहां पे आप 6-8 महीने अगर ईएमआई नहीं भरोगे तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ जाएगा, क्योंकि ब्याज जो आपने 6-8 महीने नहीं दिया बैंक को वो आपके प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड कर दिया जाएगा। लेकिन ये कुछ ऑप्शंस है जो आप बैंक के साथ जो है बात करके आप एक्सप्लोर कर सकते हो। अब कुछ ऐसी चीजें होती है जो आपको भी अपने दिमाग में रखनी चाहिए लोन लेने से पहले, ताकि आप इस सिचुएशन में आए ही नहीं। अगर आप होम लोन लेते हो तो सबसे पहली चीज आपको याद रखनी है, हो सके उतना ज्यादा आप डाउन पेमेंट दे दीजिए। मिनिमम प्रॉपर्टी का 25 to 30% आपको डाउन पेमेंट देना ही चाहिए, पहली बात। दूसरा, आपके टोटल हाउस होल्ड इनकम का आपका ईएमआई 35 to 40% के ऊपर नहीं जाना चाहिए। अब यहाँ पे मैं आपके सारे लोन्स की बात कर रहा हूँ, सिर्फ मैं होम लोन की बात नहीं कर रहा हूँ। तो अगर आपको लगता है कि आपकी ईएमआई बहुत ज़्यादा हो रही है आपके इनकम के कंपैरिजन में, तो आपको वो लोन अवॉइड करना चाहिए, ताकि आप डिफॉल्ट वाली सिचुएशन में फंसोगे ही नहीं। और दोस्तों, अगर हम अनसिक्योर्ड लोन की बात करें, खास करके पर्सनल लोन, तो अननेसेसरी लोन्स मत बोरो कीजिए। जस्ट बिकॉज आपको कोई बड़ी गाड़ी खरीदनी थी या आपको कोई अनवांटेड वॉच खरीदनी है, या तो ये सब चीज़ों के लिए अननेसेसरी लोन्स आप बोरो मत कीजिए, तो फिर आप इस सिचुएशन में फंसोगे ही नहीं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ आप शेयर करोगे, और ख़ास करके ये एक अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है लोगों के बीच कि अगर लोन ले लिया तो लोन के बाद डिफ़ॉल्ट करने के बाद क्या होता है। कई लोगों के मन में एक डर होता है कि हमें पुलिस स्टेशन से फ़ोन आ जाएगा, हमें जो है बैंक हम पर केस कर देगी, हमें जो है जेल में डाल दिया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हाँ, लेकिन ये सिचुएशन बहुत टेंशन वाली सिचुएशन होती है, क्योंकि एज अ मिडिल क्लास हम ये सब चीज़ों के आदी नहीं होते। वी आर नॉट यूज्ड टू ऑल दिस थिंग्स। तो आप इमेजिन कीजिए, आपके घर पे कोई आके बेल मार रहा है, आपसे बदतमीजी कर रहा है, आपके अड़ोस पड़ोस वाले ये सब चीज़ें देख रहे हैं, प्लस आपका सिविल स्कोर भी खराब हो रहा है। क्यों आपको ये सब सिचुएशन में फंसना है? और एक बार अगर सिविल स्कोर खराब हो जाता है तो फ्यूचर में बोरोइंग, पैसे मिलना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा। अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो आपकी स्क्रीन पर आए हुए नंबर पर, और आप हमारी वेबसाइट theartofwealthbuilding.com पर भी विजिट कर सकते हैं। आप हमें हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग सर्च करके भी फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।